हेलो एवरीवन, इकोनो फ्रीक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का बजट 25-26। इससे हमें पता चलेगा कि सरकार की आगामी वर्ष के लिए कौन सी नई स्कीमें सरकार ने लॉन्च की है और एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार के रिसीट और एक्सपेंडिचर क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है। द टर्म बजट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट जैसा वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इंस्टेड इट इज़ रेफर्स टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट की जगह कॉन्स्टिट्यूशन में AFS एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल डीलिंग विद फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर से कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं? 112 से 117। तो आर्टिकल 114 का क्लॉज 3 हमें ये बताता है कि कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी अमाउंट जो एनेक्टमेंट ऑफ लॉ है उसके परमिशन के बिना सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। और जो ये बिल है इसका नाम होता है एप्रोप्रिएशन बिल। और जो यूनियन गवर्नमेंट बजट या फिर हम AFS कहें, जो पेश करती है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, वो आता है आर्टिकल 112 112 के अंडर। और यही बात हम अगर स्टेट गवर्नमेंट की करें तो ये आर्टिकल आता है 202। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार अपनी लेजिस्लेचर में बजट पेश करती है वो करती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 202 के अंडर। और अप्रूवल ऑफ फंड विड्रॉल किस आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 266 के अंडर। और ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक कॉन्सेप्ट होता है डिमांड फॉर ग्रांट। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए आर्टिकल है 113। इसको भी AFS के साथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। और ये क्या होता है डिमांड फॉर ग्रांट? जैसे जितनी भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री होती है उनका अलग अलग बुक में खर्चा दिया होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है तो उसका एक डिमांड होगा, एक हेड होगा और उसको अलग से पेश किया जाएगा। और फिर जो ये AFS है इसमें सबका सबमिशन होता है। अब हम AFS के कंपोनेंट को समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एक कंसोलिडेटेड फंड का हमने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा। तो पार्ट 1 होता है कंसोलिडेटेड फंड। ये आर्टिकल 266 में आता है। इसमें आता है रेवेन्यू अकाउंट जिसमें रिसीट और एक्सपेंडिचर, कैपिटल अकाउंट, रिसीट, एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड लोन हम शामिल करते हैं। दूसरा पार्ट होता है कंटिंजेंसी फंड। इसको हम एमरजेंसी फंड भी कहते हैं। दिस इज एमरजेंसी फंड फॉर अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। तीसरा कंपोनेंट है AFS का पब्लिक अकाउंट। इसमें स्मॉल सेविंग, प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, डिपॉजिट को हम शामिल करते हैं। हमने AFS का बेसिक पढ़ लिया। अब हम HP की इस बार के बजट का रिसीट और एक्सपेंडिचर जानते हैं, टोटल्स फिगर्स को। तो सबसे पहले अगर हम रिसीट की बात करें तो इस बार 25-26 में सरकार अनुमान लगा रही है कि सरकार को 56,945.34 करोड़ की इनकम होगी और सरकार खर्च करेगी 58,514 करोड़ रुपए। तो ये आपका एक ग्लांस है बजट का। अब हम रिसीट की बात करते हैं। पहले हम रिसीट के बेसिक को समझते हैं कि रिसीट में क्या क्या हम शामिल करते हैं। रिसीट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दो तरह की होती है। रेवेन्यू रिसीट्स वो होती है जैसे कि टैक्स हो गया, इससे जो सरकार को कोई लायबिलिटी नहीं होती है। सरकार जो टैक्स लगाती है उसके बदले में सरकार को कोई वापस नहीं देना होता है। और कैपिटल रिसीट होती है जैसे लोन हो गया, अगर लोन लिया है तो सरकार को वापस देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? सरकार के ऊपर लायबिलिटी आ गई। अब रेवेन्यू रिसीट्स को हम आगे देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट इन एड को हम शामिल करते हैं।
और कैपिटल रिसीट दो तरह की होती है, पब्लिक डेट जिसमें सरकार लोन लेती है, नॉन डेट फॉर एग्जांपल सरकार ने किसी को लोन दिया है और अब वो उसकी रिकवरी कर रही है, वो इसमें आती है नॉन डेट रिसीट में। अब जो टैक्स रेवेन्यू है वो दो तरह का होता है, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड शेयर ऑफ स्टेट ओन रेवेन्यू। हमने ये देख लिया कि रिसीट किस तरह, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं रिसीट के। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि सरकार अनुमान लगा रही है कि उसको 56,945 करोड़ रुपए इस बार मिलने वाले हैं रिसीट के तौर पे। अब हम इसके कंपोनेंट देखेंगे, सरकार को ये टोटल पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले 1200 करोड़ आएगा डिपॉजिट, एडवांस एंड रेमिटेंस से। फिर हमारा रेवेन्यू रिसीट जिसमें टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड ग्रांट एंड एड, ये इसमें सरकार को इनकम आएगी 42,343। और पब्लिक डेट, सरकार इस बार लोन ले रही है 13,375 करोड़ और लोन रिकवरी है 28 करोड़ की। तो अगर हम इस परसेंटेज शेयर का बात करें तो रेवेन्यू रिसीट है 74.35%, पब्लिक डेट है 23.49%, फिर आता है हमारा 1200 करोड़ का डिपॉजिट एडवांस, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 2.11%, लोन रिकवरी 0.05%। अब जिस तरह से हमने रिसीट के कंपोनेंट पढ़े थे उसी तरह से हम एक्सपेंडिचर के भी कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो टोटल रिसीट को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि सरकार को बार बार करना होता है और असेट और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता है इसको करने से। फॉर एग्जांपल सैलरी का खर्चा सरकार को बार बार करना पड़ता है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे असेट एंड लाइबिलिटी में चेंज होता है और ये एक बार सरकार करती है और इससे असेट और लाइबिलिटी में चेंज होता है। और फर्दर क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू का और कैपिटल दोनों का ऑन जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज एंड ग्रांट एंड एड। जनरल सर्विसेज वो हो गई जैसे पुलिस, जुडिशरी, आपकी जो सेक्रेटरीट की सर्विसेज है, ये सारी जो सैलरी है इसकी वो जनरल सर्विसेज में आती है। सोशल सर्विसेज माने एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, ये सारा सोशल सर्विसेज में आता है। इकोनॉमिक सर्विसेज में जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री पे जो सरकार खर्च करेगी वो इकोनॉमिक सर्विसेज में आएगा। ग्रांट एंड एड में सरकार लोकल बॉडीज़ को ग्रांट देती है, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दे दी, डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद को दे दी, पंचायत को दे दी, तो ये ग्रांट एंड एड में आता है। अब एक्सपेंडिचर जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, सरकार का था 58,514 करोड़ रुपए। और अब हम जानेंगे कि सरकार ये एक्सपेंडिचर डिफरेंट आइटम में किस तरह से खर्च कर रही है। तो पब्लिक डेट रीपेमेंट सरकार कर रही है 5,806 करोड़ का। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 48,733 का और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 3,941 का और लोन एडवांस है 34 करोड़ के। अगर हम परसेंटेज की शेयर की बात करें तो लगभग 80%, 79.8% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 10.73% कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेट रीपेमेंट 9.38 है और लोन एडवांस है 0.05। अब हमने बेसिक जो फिगर्स हैं उनको पढ़ लिया है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। तो सरकार को, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस से पैसा आता है, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू से पैसा आता है, स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा आता है, ग्रांट एंड एड, रिकवरी ऑफ लोन, पब्लिक डेट, एडवांसेस एंड डिपॉजिट। तो शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स है सरकार का टोटल रिसीट का 21%, 28% है स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, स्टेट ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू है 7%, ग्रांट इन एड है 18%, रिकवरी ऑफ लोन है 0.01%, पब्लिक डेट है 23%।
तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको ऑर्डर में बताना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको पता होना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लगाएं तो सबसे ज़्यादा शेयर है स्टेट ओन रेवेन्यू का, कितना 28%। फिर हमारे पास आता है पब्लिक डेट 23%। फिर हमारे पास आता है शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस 21%, ग्रांट इन एड 18%। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसी तरह से सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करती है डिफरेंट सेक्टर में। तो सरकार के खर्चे के कंपोनेंट है जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब्सिडी, लोन रीपेमेंट, ग्रांट एंड एड। तो जनरल सर्विसेज में 38%, सोशल सर्विसेज में 31%, इकोनॉमिक सर्विसेज में 11%, लोन एडवांस में 0.01%, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का है 7%, सब्सिडी 3%, लोन रीपेमेंट 10%। तो ये भी आपको ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा, और इसका ऑर्डर ये सेम ही है। सबसे ज़्यादा जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम जो अल्टीमेट सेक्टर है उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा सरकार कहाँ खर्च कर रही है। तो आपके सेक्टर है हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक वर्क्स, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, पेंशन, सिविल सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट, लोन पेमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, अदर। तो सरकार खर्च कर रही है एजुकेशन पर टोटल एक्सपेंडिचर का 17%, हेल्थ पर 6%, रूरल डेवलपमेंट पे 4%, एग्रीकल्चर पे 3%, पब्लिक वर्क्स पे 6%, वाटर सप्लाई पे 3%, पेंशन एंड सिविल सर्विसेज पे 20%, इंटरेस्ट पेमेंट पे 11%, लोन पेमेंट और रीपेमेंट पे 10%। इसी तरह से बाकी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, तो इसको भी आपको ऑर्डर में लगाने को आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है सरकार पेंशन एंड सिविल सर्विसेज पे, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद हमारा आता है अदर्स। अदर में क्योंकि बहुत सारे सेक्टर है तो तीसरे नंबर पे आपका आता है इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये सेक्टर भी आपको ध्यान में। अब क्या होता है कि सरकार के कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें देने से सरकार बिल्कुल मना नहीं कर सकती, तो उन खर्चों को हम बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट है सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी, इंटरेस्ट पेमेंट एंड लोन पेमेंट। ओके, तो सैलरी पे सरकार टोटल एक्सपेंडिचर का 28.43% खर्च कर रही है, किसमें 25-26 बजटेड में, और पेंशन पे 17.64, ग्रेच्युटी पे 2.14, इंटरेस्ट पेमेंट पे 11.52, लोन रीपेमेंट पे 9.92%। तो ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, और ये जो टोटल बनता है लगभग 51% के करीब बनता है। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है कमिटेड एक्सपेंडिचर, लगभग 51%। अभी तक हमने सरकार के कंपोनेंट पढ़ लिए, रिसीट साइड भी, एक्सपेंडिचर साइड। अब हम सरकार के कंपोनेंट के विद इन कंपोनेंट देखेंगे। जैसे रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या आता है, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, ये इस बार है 28%, किसका, रेवेन्यू रिसीट का। टोटल ओन टैक्स रेवेन्यू 38%, स्टेट ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू है 10%, ग्रांट एंड एड है 24%। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ये स्टेट ओन टैक्स, फिर आता है हमारा शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स, ग्रांट इन एड, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब हम इसी तरह से एक्सपेंडिचर का पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है जनरल सर्विसेज पे, फिर सोशल सर्विसेज पे, इकोनॉमिक सर्विसेज पे एंड ग्रांट इन एड पे। सरकार ने इंडिया की जो जीडीपी बजट में बताई है 6.4% से ग्रो करेगी। ये आपको जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और बजट है उसमें भी ये आपको फिगर मिल जाएगी, और हमने इकोनॉमिक सर्वे की एक डिटेल वीडियो डिस्कस की है, उसमें भी आप ये फिगर्स डिटेल में देख सकते हैं। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की ग्रोथ प्रेडिक्ट की गई है इंडिया के लिए 3.8, और प्राइमरी सेक्टर के लिए ये है 3.6%। अगेन ये फिगर्स आपको डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे की पहली वीडियो में मिलेगी। इकोनॉमिक सर्वे की भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपको वो भी देखनी होगी।
बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें इंडिया के लिए तो वो है ₹2,01,62। किसकी? इंडिया की। अब हम हिमाचल की बात करते हैं तो स्टेट का जीएसडीपी है 2,32,185 करोड़, जो कि करंट प्राइस पे ये फिगर है, और करंट प्राइस पे हिमाचल की ग्रोथ है 10.2%। ग्रोथ रेट है कांस्टेंट प्राइस पे 6.7%। किसकी? हिमाचल की कांस्टेंट प्राइस पे। और नेशनल लेवल पे ये कितनी है? 6.4%। पर कैपिटा इनकम है हिमाचल की 2,57,212, जो पिछले साल के मुकाबले 9.6% की वृद्धि दर्ज करती है, और ये नेशनल लेवल से 57,050 रुपये ज़्यादा है। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो फेस कर रहा है। सरकार बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो सरकार ने इस बार के बजट में क्या किया है कि जो चैलेंजेस सरकार फेस कर रही है उसके बारे में ब्यौरा दिया गया है। तो सबसे पहला जो फाइनेंशियल क्राइसिस सरकार फेस कर रही है वो है अनफुलफिल्ड फाइनेंशियल ड्यूज। तो सरकार का जो एनपीएस का शेयर है वो 9,000 करोड़ जो एनएसडीएल है उसके पास पेंडिंग है, जिससे सरकार के पास पैसा कम होने की संभावना है। और जो जीएसटी कंपनसेशन है वो पोस्ट 2023 के बाद सरकार को नहीं मिल रहा है, जिससे सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सरकार ने बताया है कि 2021-22 में ये कितनी थी? 10,949 करोड़, जो कि 24-25 में कम होके आ गई है 3,257 करोड़ की। दूसरी प्रॉब्लम सरकार को क्या आ रही है कि जो वैट से हम जीएसटी पे आए हैं, अगर वैट ही होता है तो सरकार को एक्स्ट्रा मिलना था 9,478 करोड़ रुपए, जो कि जीएसटी के लागू होने से सरकार को कम पैसा मिल रहा है टैक्स में। फिर रिड्यूस आर डीजी एलोकेशन, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट एलोकेशन, ये 14 फाइनेंस कमीशन में थी 40,624 करोड़, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन में होगी है 37,119 करोड़। और जुलाई 2023 में क्या हुआ था कि हिमाचल में मॉनसून के दौरान काफ़ी डिज़ास्टर हुआ था, तो सरकार ने 4,500 करोड़ का डिज़ास्टर फंड अनाउंस किया था। लेकिन बाद में क्या होना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सरकार को पैसा देना था लगभग 9,042 करोड़ का, जो कि अभी तक सेंटर के पास ही है और सरकार ने नहीं दिया है, यूनियन गवर्नमेंट ने। तो इसकी वजह से भी सरकार को रेवेन्यू लॉस हो। फिर एक डेट क्राइसिस की सिचुएशन हिमाचल को देखनी पड़ रही है, जिसमें से सरकार का बोलना है कि 76,185 करोड़ सरकार को डेट मिला था पिछली सरकारों से, जो कि अगर सरकार नया लोन लेती है उसमें से 70% सरकार का खर्चा इस लोन को चुकाने में ही जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30% लोन का पैसा है उसको ही सरकार आगे वाले कामों पे खर्च कर पा रही है। और इंटरेस्ट पेमेंट पर ही सरकार का 12,266 करोड़ 23-24 में खर्च हुआ है। अब गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, क्योंकि चैलेंजेस तो गवर्नमेंट ने बता दिए कि कौन कौन से सरकार फेस कर रही है। तो पहले चैलेंजेस जाने से पहले हम थोड़ी सी पोजीशन जान लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन 24-25 की सिचुएशन हम देखते हैं। तो रिवाइज एस्टिमेट्स के अनुसार 24-25 में टोटल रेवेन्यू रिसीट 43,704 करोड़ अनुमानित है। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50,190 करोड़ है। और आपको ध्यान रखना है 24-25 का रेवेन्यू डेफिसिट की फिगर 6,486 करोड़ रुपए है। अगर यही बात हम बजट 25-26 की करें तो टोटल बजट है 58,514 करोड़ का, जिसमें से एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट है 42,343। ये हमने पहले भी डिस्कस कर दी है, लेकिन यहाँ पे हम डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो इसीलिए ये दोबारा से दी गई है। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू डेफिसिट 25-26 के लिए है
390। यहाँ इसको बताने का मतलब क्या है कि सरकार ने रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने की कोशिश की है। और फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का है 10,338 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 4.04% बनता है। ये जो एफआरबीएम एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये जीएसडीपी का 3% होना चाहिए। तो सरकार इस लिमिट को एक्सीड कर रही है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम पिछले साल की बात करें तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट improved from 6.89% in 2022-23 to 7.03। ये पिछले साल की बात हो रही है। बेसिकली ये बता रही है कि सरकार ने किस तरह से जीएसडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम किया है। स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू हो गया है, इसका शेयर हो गया है लगभग 38%। एक्साइज एंड टैक्स रिफॉर्म गवर्नमेंट ने क्या किए हैं। वैट और एक्साइज रेवेन्यू इस 23-24 में सरकार ने 867 करोड़ अचीव किया है। और लीकर सेस से सरकार ने 145 करोड़ जनरेट किया है। और सेल्फ रिलायंस बनने के लिए सरकार ने टेंडर के प्रोसेस को और फास्ट कर दिया है। और सरकार ने जो सब्सिडी है उनको अपनी इच्छा से छोड़ने का सरकार लोगों को इनकरेज कर रही है। तो 25-26 को सरकार क्रिटिकल ईयर मान रही है, क्योंकि वो उम्मीद कर रही है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे उनके ड्यूज़ क्लियर हो जाएंगे, जिससे सरकार को रेवेन्यू लॉस में कमी होगी। और सरकार प्लान कर रही है नए सेस, एक्साइज एंड एफिशिएंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। अभी तक हमने जो बजट की फिगर्स थी उनको डिस्कस किया। अब सरकार ने डिफरेंट सेक्टर के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या काम कर रही है, अब हम डिटेल में वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है एलाइड सेक्टर। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्टर आता है डेयरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। तो सरकार क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएगी सोलन के दाड़ला घाट में। सरकार ने पहली बार मिल्क के लिए एमएसपी अनाउंस किया था, जिसको सरकार ने इस बार के बजट में बढ़ाकर काउ मिल्क के लिए 51 रुपये पर लीटर, बफेलो मिल्क के लिए 61 रुपये पर लीटर किया है। और न्यू डेयरी फैसिलिटी के लिए सरकार नए 4 मिल्क प्लांट्स, 2 चिलिंग सेंटर एंड नेशनल सेंट्रल टेस्टिंग लैब बनाने की योजना बनाई है। अब सपोर्ट फॉर फार्मर, एमएसपी भी सरकार ने अनाउंस किया है। जो नेचुरल तरीके से नेचुरल फार्मिंग के द्वारा उगाई गई मेज़, उसका एमएसपी सरकार ने बढ़ा दिया है 40 रुपये पर केजी। फिर वीट का किया है 60 रुपये पर केजी। और बजट में जो नया ऐड हुआ है वो हुआ है टर्मरिक का 90 रुपये पर केजी। और सरकार इस बार नेचुरल फार्मिंग एक्सपेंशन के अंडर नए 1 लाख फार्मर को जोड़ेगी। और जो सब्सिडी है 2 रुपये पर केजी फ्राइड सब्सिडी टू फार्म। और एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ के लिए सरकार ने नए इरिगेशन एक्सपेंशन स्कीम लॉन्च की है। कितनी? 114 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। और एचपी शिवा के अंडर 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये एचपी शिवा योजना के बारे में अगर आपने डिटेल में जानना है तो करंट अफेयर की जो वीडियो है आपको उसमें इसका डिटेल में ब्यौरा मिलेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, 100 विलेज टू गेट इरिगेशन एंड 6400 फार्म डेमोन्स्ट्रेशन। न्यू हॉर्टिकल्चर एंड इंश्योरेंस सपोर्ट, लीची, पोमीग्रेनेट्स एंड गावा न्यू इंश्योरेंस स्कीम में ऐड किए गए हैं इस बार। और पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट ऊना में बनाया जा रहा है। और सीड प्रोडक्शन एट 8 स्टेशन, ये नई एक अनाउंसमेंट है। स्पाइस पार्क हमीरपुर में बनेगा। फिशरी डेवलपमेंट के लिए सरकार न्यू बोट के लिए 62
40 to 60% सब्सिडी दे रही है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रॉट फिश ब्रॉडबैंड, हैचरी, बायोफ्लॉक्स यूनिट एंड आइस प्लांट नए सरकार बनाएगी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। एक्सपेंडेड फिश फार्मिंग, 20 हेक्टेयर ऑफ न्यू फिश पॉन्ड एंड 120 ट्रॉट्स यूनिट सरकार नए बनाने का प्लान रही है। और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए सरकार के क्या प्लान है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड असेसिबिलिटी के लिए सबसे पहले जो गग्गल एयरपोर्ट है उसका एक्सपेंशन टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाएगा, सरकार ने ये बताया है। न्यू हेलीपोर्ट्स एट रक्कड़, पालमपुर, सुल्तानपुर, जसकोट एंड सरबो। टूरिस्ट पुलिस स्टेशन मेजर डेस्टिनेशन पे सरकार आएगी। न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड अट्रैक्शन, वेलनेस सेंटर बनने जा रहे हैं मनाली, कुल्लू, नगर, नौदौन में। आइस स्केटिंग रिंग्स बनेंगे धर्मशाला, शिमला और मंडी में। ब्यूटिफिकेशन ऑफ पालमपुर, नगरोटा, बगवा, रिलीजियस साइट जिसमें चिंतपूर्णी, ज्वाला जी और नैना देवी शामिल है। न्यू इको टूरिज्म साइट 78 लोकेशन को बनाया जाएगा इंक्लूडिंग पोंग डैम एंड टी गार्डन। प्रमोटिंग हॉस्पिटैलिटी एंड इन्वेस्टमेंट, मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना, ये स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इसमें नई योजना अनाउंस की गई है। सब्सिडी फॉर फूड बैंक टू बूस्ट टूरिज्म एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फॉर 200 न्यू होटल्स, 3 स्टार to 7 स्टार। स्पेशल टूरिज्म इनिशिएटिव, इको टूरिज्म पॉलिसी 2024, सोसाइटी टू मैनेज फॉरेस्ट टूरिज्म। 200 crore revenue targeted from eco-tourism in 5 years. Panchkarma wellness services in Paprola and Shimla Ayush Hospital. Planetarium at बनखंडी जूलॉजिकल पार्क। तो ये सारी सरकार स्पेशल टूरिस्ट इनिशिएटिव के अंडर काम करने जा रही है, इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है। अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ऑफ सोसाइटी, सोशल सिक्योरिटी, सरकार बोल रही है कि इस बार के सोशल पेंशन स्कीम में हम नए 37,000 बेनिफिशरी को ऐड करेंगे। एसएसपी फॉर स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल, 40% प्लस डिसेबिलिटी एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड टैक्स पेयर। ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए इसके लिए। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को एक्सटेंड किया जा रहा है। गर्ल्स जिनकी एज 21 के पास पहुंच गई है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इंदिरा गांधी मातृत्व शिशु संकल्प योजना, हेल्थ सपोर्ट टू यंग चिल्ड्रन। आंगनवाड़ी सेंटर रीब्रांडेड एज आंगनवाड़ी शहर प्री स्कूल फ्रॉम अप्रैल 1 to 2025। इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना फॉर 2 गर्ल born in BPL फैमिली। हाउसिंग एंड सोशल इंक्लूजन, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, हाउसिंग सपोर्ट फॉर SC ST OBC एंड होमलेस इंडिविजुअल। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, इसमें मोर बेनिफिशरी ऐड करने का स्कीम है गवर्नमेंट की। ओल्ड एज होम अंडर वृद्धाजनों के लिए एकीकृत योजना विद प्राइवेट पार्टिसिपेशन। फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंसेंटिव, इंटरकास्ट मैरिज के लिए सरकार ने जो इंसेंटिव है उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले 50,000 रुपये मिलता था, अब 2 लाख रुपए मिलेगा। मैरिज इंसेंटिव, जो व्यक्ति जो 70% डिसेबल इंडिविजुअल से शादी करेगा उसे 2 लाख का इंसेंटिव दिया जाएगा। रिहेबिलिटेशन एंड एजुकेशन, 3 न्यू डी एडिक्शन सेंटर इन द स्टेट। विंग प्रोजेक्ट पायलट इन ऊना में ये शुरू किया गया है, कोलैबोरेशन विद नीति आयोग फॉर एजुकेशन। न्यू स्टेप इन एम्प्लॉयमेंट एंड वेंडर्स, मुख्यमंत्री लघु
दुकानदार योजना फॉर फ्रूट वेजिटेबल वेंडर, टी स्टॉल एंड एक्सेट्रा इन अर्बन एरियाज। हिम ईरा शॉप, ये क्या होता है कि जो महिलाओं द्वारा हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं हिमाचल के, उसको इस साइट पे बेचा जाता है। और अब सरकार ने हिम ईरा शॉप का भी अनाउंसमेंट किया गया है। हिमाचली हार्ट एंड बे साइड एम्यूनिटी इसमें हाईवेज पे दी जाएगी। मोबाइल फूड बैन फॉर सेल्फ हेल्प, ट्रांसपोर्ट एंड ई व्हीकल सब्सिडी, राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम कंटिन्यू सब्सिडी फॉर ई टैक्सी, 40% subsidy for converting 3,000 diesel and petrol taxi to e-taxis, 1,000 new private bus route permit with subsidy, employment and skill development, 4,000 candidates trained under National Rural Livelihood Mission with 70% job assurance, state stall for self-help group and artisan at Bentony Castle, Shimla, Himutsav at Delhi Hard to promote Himachali culture and food and craft। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी सरकार काफ़ी काम कर रही है। इस तरह के जो ये आपके बुलेट्स पॉइंट्स है, ये आपको जो MCQ होते हैं उससे ज़्यादा याद रहेंगे। तो इसके बाद इसके ऊपर एक MCQ बेस्ड एक वीडियो आएगी, उसमें हम इन पॉइंट को डिटेल में करेंगे। आप ये देख लीजिए कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है सरकारी क्षेत्र में, वो सरकार ने कौन कौन सी अनाउंस की है। ये जो आपको PPT, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप टेलीग्राम पे अगर बेसिक टू एडवांस टाइप करेंगे तो उसमें सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ये सारा मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसीलिए मैं इसको आगे कर रही है, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा डाटा याद रखना पॉसिबल नहीं है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है कि अपकमिंग रिक्रूटमेंट हिमाचल में कौन कौन से आने वाली है 25-26 में। तो सरकार क्या बोल रही है कि 1,000 पोस्टें निकालेगी कॉलेज और स्कूल में। अब वो पता नहीं आउटसोर्स पे होगी, SMC पे होगी, आई डोंट नो, इसमें ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। आयुष एंड मेडिकल स्टाफ, इसमें 200 आयुष मेडिकल ऑफिसर, 3 होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, 3 सोवा रिग्पा मेडिकल ऑफिसर, 2 यूनानी मेडिकल ऑफिसर, 52 आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर, 32 लैब टेक्नीशियन, 33 स्टाफ नर्सेज, 82 ANMs, 42 JOI। तो ये आपके लिए कुछ रिक्रूटमेंट है जिसका मुझे लगता है कि जो हिमाचल का यूथ है वो बेसब्री से इंतज़ार करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें तो यही है, 853 पंचायत सेक्रेटरी की, और जो ये 1000 पुलिस कांस्टेबल है इसका प्रोसेस तो शुरू हो चुका है। और टोटल वैकेंसी गवर्नमेंट बोल रही है कि 25,000 के करीब इस बार लेकर आएगी। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, और आपके लिए सुन पाना भी मुश्किल है, और याद रख पाना भी मुश्किल है। तो जो स्लाइड हमने इसमें स्किप की है उसके लिए हम अलग से MCQ का लेक्चर लेके आएंगे। तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो कमेंट सेक्शन में आप यस टाइप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।